morning class. My name is Kuldeep Singh Yadav and I am pupil teacher of RKG Education College, Lucknow, and I am the pupil teacher of B.Ed semester 3. So आज हम लोग साइंस में डिस्कस करेंगे हीट के बारे में, ठीक है। अब जैसे आजकल बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ रही है तो लोग करते क्या है कि बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में ठंडी के कारण लोग आग के पास जाते हैं, हाथ सेकते हैं, पैर सेकते हैं, ठीक है। तो जब हम पैर और हाथ सेकते हैं तो हमें कुछ फील होता है, ठीक है। सो उस समय जो हमें फील होता है वो वो हिंदी में जैसा हम आम बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं गर्मी यानी हीट, ठीक है। सो हम आज हीट के बारे में बात करेंगे कि आखिर हीट क्या होती है, ठीक है, और ये किस तरीके से काम करती है, ठीक है। सो बेसिकली हीट है क्या? आम बोलचाल की भाषा में हम ये कहते हैं कि जब कोई चीज गर्म होती है तो वह हीट होती है, अर्थात कि जब कोई चीज जल रही होती है, आग जल रही है, तो उससे गर्मी का एहसास होता है। तो होता क्या है ये हीट? और कुछ नहीं है, ये जो गर्मी है ये और कुछ नहीं है, बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। जैसे जब हम कोई चीज चलाते हैं, लाइक गाड़ी या कोई चीज चलती है, जब लगातार वो चल रही होती है तो इंजन के अंदर वो जो बेल्ट होती है इतनी ज्यादा रोटेट करती है कि वो गर्म हो जाती है। हुआ क्या कि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप अपनी हथेलियों को जब लगातार रगड़ते हैं इस तरीके से तो आपको कुछ फील होता है ना। तो वो जो आपको फील हो रहा है वो हीट होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब यहाँ के हथेली के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये आपस में रगड़े तो इनमें एक काइनेटिक एनर्जी आई। मतलब ये जब चलने लगे, हमने हाथ अपने रगड़े तो हमारा हाथ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने लगा, ठीक है। और इस घर्षण की वजह से, इनके मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि एक प्रकार की जो ऊर्जा निकली, उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं हीट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स अगर चल रहे हैं तो इनकी ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग कहते हैं हीट, ठीक है। हीट बेसिकली डिपेंड करती है मास पे एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स पे। जो हमारी हीट है ये कोई भी पदार्थ होगा, उसमें कितना द्रव्यमान है, उसमें आखिर उसके अंदर कितना मास है, ये उस पे भी डिपेंड करती है और उनकी एनर्जीज पे। अब अगर कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी न्यूटन के अनुसार, ठीक है। उनके अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और हीट जो है ये फिनोमिना है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जीज का। दैट मीन्स यहाँ पर पार्टिकल्स का मूवमेंट जरूरी है ताकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो सके। सो ये हीट सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, पहला मास, दूसरा एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट, कि हम लोग अब ये जानेंगे कि हाउ डज हीट फ्लो। हीट फ्लो कैसे करती है? सो हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। यहाँ पर अगर मैं दो जार ले लूं, दोनों जार में पानी ले लूं और दोनों को चिपका के रख दूं आपस में ही, तो क्या होगा कि अगर ये कोल्ड है और ये हॉट है, तो अब ये हॉट है मतलब इसके मॉलिक्यूल्स जब रगड़े होंगे तो ये कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस किए होंगे जिसकी वजह से वो एनर्जी हीट के रूप में बाहर एमिट हो रही है। तो वह एनर्जी, फिनोमिना क्या होता है हीट का, कि यह हाई टू लो की ओर ट्रांसफर होती है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड until the heat is balanced, which we call equilibrium। इन दोनों को जब परस्पर चिपका के आपस में रखा जाएगा तो जो गर्म वाली वस्तु है, जो जो ज्यादा हीटेड है, इसकी ऊष्मा इसके अंदर चली जाएगी और ये तब तक प्रोसेस नहीं रुकेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर, दोनों की हीट लगभग बराबर नहीं हो जाती। बैलेंस पोजीशन में जब तक दोनों नहीं आ जाती। इस केस में ये जो बैलेंस पोजीशन है हीट की, जब दोनों का टेम्परेचर, दोनों की हीट बराबर हो जाए, उस कंडीशन पे हम बोलते हैं कि दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हाउ इज हीट मेजर्ड। आखिर हीट का मेजरमेंट हम कैसे करें, है ना। तो बेसिकली हम लोग जैसे एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोग जूल का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो इसको हम लोग जूल में मेजर करेंगे।
एनर्जी को हम लोग कैलोरीज में भी मेजर करते हैं, तो हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो इसे हम कैलोरी में भी मेजर करेंगे। और एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है बीटीयूएस, ठीक है, सो हम इसमें भी मेजर करेंगे। क्लियर? सो उसके बाद अगर हम बात करें कि अ कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट, आखिर ये जो कैलोरी, जूल और बीटीयू हीट के केस में है क्या? तो हीट के केस में क्या है कि एक कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर 1 डिग्री सेल्सियस। कि अ कैलोरी मतलब अगर एक कैलोरी की बात करें तो एक कैलोरी क्या होता है? एक कैलोरी क्या है कि ये एक कैलोरी जो है हीट का वह अमाउंट है जो पर्टिकुलरली टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज होता है। कितना टेम्परेचर? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बट किसका? 1 ग्राम वाटर का। मतलब ये कि 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत होगी उसको हम लोग 1 कैलोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कन्वर्जन में हम लोग हमेशा यूज करते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4 ऑफ जूल्स। एक कैलोरी जो है 4 जूल के बराबर होती है। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1 कैलोरी है जो फूड के अगर केसेस में कहा जाए तो वो 1000 कैलोरी यानी 4000 जूल के बराबर होती है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी ना कि 1 कैलोरी। ठीक है, सो 1 किलो कैलोरी जो है वो 1000 कैलोरीज के बराबर होती है, या इसे को हम लिख सकते हैं 4000 जूल के बराबर हो सकती है। चलिए, सो अब हम बात करते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या होता है। जब हमने कहा कि हीट और टेम्परेचर दोनों के दोनों ही गर्मी की बात कर रहे हैं, है ना? तो जब हीट और टेम्परेचर दोनों की बात कर रहे हैं तो आखिर दोनों हैं क्या? तो हीट और टेम्परेचर क्या-क्या है? आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि बेसिकली हीट क्या है? हीट इज द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हीट क्या है? बेसिकली ये टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, जो कि प्रोड्यूस्ड। और टेम्परेचर क्या है? बेसिकली टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल। टेम्परेचर क्या है? ये स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, जबकि हीट क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी पे होता है कि एक बार अगर इसका अमाउंट बढ़ गया तो फिर वो बढ़ा रहता है, धीरे-धीरे कम होता है। बट टेम्परेचर कंटीन्यूअसली अगर पार्टिकल स्पीड कर रहे हैं, को लगातार वो चल रहे हैं, तो टेम्परेचर कंटीन्यूअसली इंक्रीज करता ही जाए। ठीक है? फिर टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज। टेम्परेचर जो है डिग्री में मेजर किया जाता है, जबकि हीट जो है कैलोरी, जूल या बीटीयूएस में मेजर की जाती है। देन टेम्परेचर एंड हीट आर नॉट द सेम। ऊपर से हम ये चीज देख सकते हैं कि हाँ, टेम्परेचर और हीट दोनों एक नहीं है, दोनों के दोनों ही क्या है? अलग है। क्लियर है? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट। सो अगर हम बात करें, मूविंग टू द नेक्स्ट, कि अगर क्या होगा व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। यदि कोई किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाए तो क्या होगा, है ना? इसके बारे में जानते हैं। तो यदि किसी सब्सटेंस को जब गर्म किया जाता है तो वो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? द स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस व्हिच कॉजेस द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल टू इंक्रीज। ठीक है, अगर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती है तो ये क्या करता है? जैसे ही पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती है तो ये उनके बीच के स्पेस को भी बढ़ा देता है, और स्पेस बढ़ने के साथ साथ जो हीट है वो ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है ना? तो मूविंग टू द नेक्स्ट, जो वॉल्यूम है वो भी हमारा बढ़ जाता है। देखिए, वॉल्यूम इंक्रीजेस विद मोर हीट। जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं, जैसे गैस है, अगर हमने वाटर को गर्म किया और वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ तो वो एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, तो क्या हो जाता है? उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और
है ना? तो वही जहाँ लिखा हुआ है कि मोर हीट मीन्स दैट द मोर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर, कि जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स और तेज मूव करेंगे। ठीक है? सो उसकी वजह से क्या होगा, हीट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है? सो द मोर काइनेटिक एनर्जी देयरफॉर दे बम्प इनटू वन अनदर एंड स्प्रेड आउट, वो एक दूसरे से टकराएंगे और दूर हट जाएंगे। ठीक है? चल, मूविंग टू द नेक्स्ट। लेस हीट मींस लेस वॉल्यूम, जितना ज्यादा कम हीट उतना ही कम वॉल्यूम हो जाएगा उसका। ठीक है? सो बेसिकली व्हाट डज इफेक्ट व्हाट इफेक्ट डज हीट हैव ऑन डेंसिटी, कि आखिर हीट का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लेट्स सी कि आखिर डेंसिटी पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब कोई एक पदार्थ गर्म किया जाता है, इट एक्सपैंड्स। जैसा कि मैंने बताया आपको कि पानी को जब गर्म किया जाता है तो वो क्या होता है, वाष्प के रूप में फैलता है, एक्सपैंड करता है। या किसी बर्फ को अगर हम गर्म करना शुरू करें तो वो उसका वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, देयरफॉर इट बिकम लेस डेंस। डेंस का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स जब बहुत पास पास आ जाए, सो दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज द डेंस थिंग। लेकिन जब उसको गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा-सा लेस डेंस हो जाते हैं, वो एक्सपैंड करने लगते हैं थोड़ा-सा, एक बम्प करते हैं एक-दूसरे पे। जब वो बम्प करेंगे और एक्सपैंड होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है उनका बढ़ जाएगा और वहाँ पर वो लेस डेंसिटी शो करेंगे। क्लियर है? चलिए, बेसिकली टेम्परेचर स्केल की अगर हम बात करें, सो टेम्परेचर स्केल जो है मेनली 2 होती है। नंबर 1 इज़ द सेल्सियस एंड नंबर 2 इज़ द फ़ारेनहाइट। ठीक है? नंबर 1 जो है वो क्या है? सेल्सियस, और नंबर 2 है फ़ारेनहाइट। सो टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली 2 होते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे बॉइलिंग पॉइंट वाटर के हैं। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, या फिर इसी को अगर फ़ारेनहाइट में लिखना चाहेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट पे ये बॉयल। वहीं फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री पर हमारा वाटर जो है वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। बात करते हैं केल्विन स्केल की। सो अ थर्ड टेम्परेचर स्केल इज यूज्ड मेनली फॉर साइंटिफिक पर्पस। ये जो केल्विन स्केल है ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? यहाँ पर केल्विन स्केल को हम लोग केल्विन यानी के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? इस केस में यहाँ पर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की, और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अभी तक का सबसे कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हो। इससे कम टेम्परेचर अभी तक भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। इट स्टार्ट्स एट जीरो विच इज एब्सोल्यूट। केल्विन स्केल पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 373 डिग्री सेंटीग्रेड, while जो फ्रीजिंग पॉइंट है इट इज ओनली 273 डिग्री केल्विन। क्लियर? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू बोला जाता है 273 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड टू अगर केल्विन जाना है तो 273 से निकलना। ठीक है? सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कि आखिर ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? सो बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ हीट। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है कि ये वो टेम्परेचर है जहां पर हीट की एब्सेंस होती है, वहां पर हीट होती ही नहीं है।
जब हीट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी वस्तु होगी, सब्सटेंस होगा, वह बिल्कुल लो टेम्परेचर पे होगा, मतलब उसके अंदर बिल्कुल हीट होगी ही नहीं। सो देयर इज नो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट ऑब्वियस है कि जहां पर हीट ही नहीं होगी तो वहां पर कोई मोशन भी नहीं होगा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, एंड इट हैज नॉट बीन रीच्ड इन रियल लाइफ और इन लैब। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जस्ट अ थ्योरेटिकल और हाइपोथेसिस। ये लैब में पॉसिबिलिटीज नहीं है इसके बनने की। हाँ, साइंटिस्ट जो है थोड़ा सा और क्लोज जा सके हैं, बट एब्सोल्यूट जीरो की कंडीशन अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई। क्लियर है? बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इन फ़ारेनहाइट स्केल इसकी वैल्यू होती है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के केस में होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इन द सेम वे, इफ आई टॉक अबाउट द फ़ारेनहाइट कि आखिर ड्राई आइस जो सूखी बर्फ है उसका टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, तो वो होता है -110 फ़ारेनहाइट। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस कहां पर है? सो इट इज -70 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पृथ्वी का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। क्लियर है? ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ we should talk about what is specific heat. It is the amount of energy which is needed to raise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius. मतलब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है, दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस की एक एबिलिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब कर सके हीट को। सो द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब द हीट। ठीक है, ये दिस प्रॉपर्टी कैन हेल्प द टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस। ये प्रॉपर्टी हमें सब्सटेंसेस को फाइंड आउट करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन? अभी तक हम हीट के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, अब यहां पर फ्यूजन क्या होता है हीट का, है ना? So the fusion heat of fusion is, it is the amount of total energy which is used to melt 1 gram of a substance without changing its temperature। कि ये हीट कौन सी है? ये वो हीट है जिसमें हम 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, बट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो उस टाइम पर जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी वो हीट हमारी क्या कहलाएगी? हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? सो बेसिकली आई होप आप लोगों को यहां पर क्लियर होगा ये चीजें। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बेसिकली जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो क्या है कि इट इज द फेज चेंज व्हेन अ लिक्विड बिकम गैस। भाई अगर हम वाटर को गर्म करते जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो धीरे धीरे क्या होता है? लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है ना? द एनर्जी नीडेड फॉर 1 ग्राम ऑफ अ लिक्विड टू बिकम अ गैस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। बिल्कुल, कि ये वो एनर्जी है जो कि 1 ग्राम लिक्विड को एक गैस में बदलने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो इस तरह की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द पार्टिकल गेन enough energy to permit them to escape the surface of liquid and become gases। जब हम किसी एक बड़े से कंटेनर में वाटर लेकर के उसको हीट अप करना शुरू करते हैं तो उसकी जो अपर लेयर होती है वहां पर क्या हो जाता है? एक मैकेनिज्म होने लगती है कि यहाँ से जितने भी मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हीट के फॉर्म में, ये ऊपर जाते हैं और ऊपर पहुंचते ही कूल डाउन होकर के नीचे आते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। जो पार्टिकल्स कूल होते हैं वो नीचे आते हैं, जो पार्टिकल्स हॉट होते हैं वो कूल की तरफ जाते हैं। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस तब तक चलता रहता है जब तक सबका टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता। और जब सबका टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है तो फिर धीरे धीरे क्या करते हैं कि अब ये हीट इतनी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर चुके होते हैं कि इनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि इस लिक्विड के सरफेस को स्केप करके एयर में निकल जाती है।
सो ये फिनोमिना कहलाता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। What is convention? The convention is the warmer, less dense. When the warmer, less dense material rises and it's replaced by cooler. जब कन्वेंशन क्या होता है कि वार्म एरिया कूल एरिया के उसमें जब ये रिप्लेस किया जाता है, हीट का ट्रांसफर होता है, तो इस तरह जो हीट का ट्रांसफर होता है, इस कंडीशन पर जो भी यहाँ पे फिनोमिना हो रहा है, इट इज नोन एज द कन्वेंशन। ठीक है, डे टाइम में क्या होता है, कूल एयर हीट की तरफ आती है, वार्म एयर इधर चली जाती है, और वहीं यहाँ पर उल्टा होता है। ठीक है, रेडिएशन बेसिकली क्या होता है, रेडिएशन हर एक आइटम रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ हीट बेसिकली। सो रेडिएशन डिफाइंस दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एयर। जब हीट का ट्रांसफर एयर या वैक्यूम के थ्रू होता है, सो उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। एंड सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है हमारे वो रेडिएट करते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू क्लास।